हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू एमकेजेसी। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर पूनम धीमन। और बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के बारे में। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बेटा हम लोग का आज तीसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? वी वर डिस्कसिंग अबाउट सम बर्थ कंट्रोल मेथड्स। और बर्थ कंट्रोल मेथड्स का हमने एक चार्ट बनाया था। और इस चार्ट में बेटा हमने अपना नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल, आईयूडीज कल के लेक्चर में फिनिश अप कर लिया था। टुडे वी विल टेक अप फर्स्ट ऑफ ऑल द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स की। और उसके बाद लास्ट आ जाएंगे हमारे पास परमानेंट मेथड्स। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फर्स्ट। तो क्या होते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव? इनके नेम से ही बेटा आपको आइडिया तो लग रहा होगा क्या है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल मीन्स मुंह के द्वारा जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बॉडी में ले जाए जा सके उनको हम क्या बोलेंगे? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। और इन्हीं का एक ऑल्टरनेट नेम भी होता है, इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज दी बर्थ कंट्रोल पिल्स। और जो इमेजेस आपको दिखाई दे रही हैं उनसे आपको आइडिया लग ही गया होगा वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट। गॉट इट? तो ये क्या है हमारे पास बेटा? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बेसिकली क्या है? दीज आर हॉर्मोनल पिल्स। क्या होती हैं? हॉर्मोनल पिल। लेकिन अभी मैं इनको सिर्फ हॉर्मोनल पिल नहीं कहूंगी, क्योंकि हमारी सीडीआरआई ने, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने, एक ड्रग बना दी है विच इज नॉन हॉर्मोनल, नॉन स्टीरॉयडल। तो पहले हम उसकी बात करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास नॉन हॉर्मोनल, और यू कैन से दैट नॉन स्टीरॉयडल भी आप इसको बोल सकते हो। नॉन हॉर्मोनल और नॉन स्टीरॉयडल। नॉन स्टीरॉयडल, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही ये है कि इसके अंदर किसी भी तरह के कोई भी स्टीरॉइड्स नहीं है। और हमें पता है कौन सी है ये। देखो इसका नेम मैंने लिखा हुआ है। क्या है ये? दिस पिल इज सहेली। सबसे पहले इनको पिल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनको टेबलेट्स की तरह हम खाएंगे, पानी के साथ टेबलेट की तरह जस्ट इनको खा जाना है। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे? टेबलेट्स की फॉर्म में मिल रही है तो इनको हम कहेंगे पिल्स। और ओरल तो पता ही है कि मुंह से ही खाओगे, डायरेक्टली पेट में तो घुसा नहीं सकते। तो अब नॉन हार्मोनल में जो सबसे बड़ा ब्रांड है दैट इज, सबसे बड़ा क्या, एक ही है ये, सहेली। किसने डेवलप किया था? CDRI लखनऊ। क्या ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रासेप्शन करवा रहा है? मतलब कि प्रेगनेंसी को अवॉइड किस वजह से कर पा रहे हैं? इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? ड्रग या केमिकल सेंट क्रोमेन। क्या प्रेजेंट है? सेंट क्रोमेन ड्रग है ये। सेंट क्रोमेन इसका केमिकल है। और ये इसका क्या है? कमर्शियल नेम है। सहेली के नाम से ये बिकती है इन दी मार्केट। तो सेंट क्रोमेन एक्चुअल में है क्या? ये क्या है एक्चुअल में? इट इज दी एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ये इसका एक तरह से बेटा आप कह सकते हो मोड ऑफ एक्शन भी है। मोड ऑफ एक्शन क्या है? देखो, इस्ट्रोजन, इस्ट्रोजन क्या करता है? जब इस्ट्रोजन के लेवल हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाते हैं, फीमेल्स की बात कर रही हूँ, जब इस्ट्रोजन के लेवल हाई होंगे तो मैंने आपको क्या समझाया था? वो याद करो क्या? हार्मोनल कंट्रोल इन केस ऑफ फीमेल्स। जब इस्ट्रोजन के लेवल बेटा हाई होंगे, इस्ट्रोजन विल कॉल फॉर एलएच। वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा कि एलएच का सिक्रीशन करवाया जाए। क्यों? हायर लेवल ऑफ एस्ट्रोजन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? द डेवलपिंग फॉलिकल। और जब वो मैक्सिमम हो गया इसका मतलब फॉलिकल हैज बिकम मैच्योर्ड। कि फॉलिकल मैच्योर है तो अब मैच्योर फॉलिकल में से क्या करवानी है? ओव्यूलेशन करवानी है। ओव्यूलेशन कौन करवाता है? एलएच। तो हायर लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ऑलवेज कॉल्स फॉर एलएच। एलएच जैसे ही पिक्चर में आएगा, एलएच की वजह से क्या हो जाएगी? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन से क्या रिलीज होता है? सेकेंडरी ओवोसाइट। सेकेंडरी ओवोसाइट कहाँ जाके बैठ जाता है? इन दी एम्पुला। और वहां वो किसके लिए वेट करता है? स्पर्म के लिए। मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो गई, प्रेगनेंसी हो गई। हो गया पंगा। तो अगर हम कुछ ऐसा कर दें, ये जो इस्ट्रोजन है इसके जो रिसेप्टर्स हैं, क्योंकि ये तो बढ़ने से हटेगा नहीं, ये तो हर मंथ का हमारा प्रोसेस है, बॉडी के हार्मोनल चेंजेस हैं। तो कुछ ऐसा किया जाए कि हार्मोन, ये जो इस्ट्रोजन है, इस्ट्रोजन कहीं पे जो आपको पता है ना, हार्मोनल एक्शन 11th का थोड़ा रिकॉल करो। हार्मोन जब एक्ट करता है तो कहाँ पे?
रिसेप्टर्स सबसे पहले उसको रिसीव करेंगे ना। तो ईस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर्स हैं, ईस्ट्रोजन को पहचानने वाले जो रिसेप्टर्स हैं, अगर कोई ऐसी चीज बनाई जाए जो इन रिसेप्टर्स की शेप को ही मॉड्यूलेट कर दे। मॉड्यूलेट का मतलब समझ रहे हो? सपोज वो रिसेप्टर था ऐसा और ईस्ट्रोजन का शेप था ऐसा, तो ईस्ट्रोजन उसके अंदर जाके बड़े आराम से फिट हो जाता था। फिट हो गया रिसेप्टर में तो अपना काम करना शुरू कर देता था। अब ये मैं समझाऊंगी नहीं, ये आप 11th में पढ़ के आए हो, रिसेप्टर्स वगैरह और ये सब हार्मोनल एक्शन। एक बार दोबारा से रिकॉल कर लो, अपनी 11th की बुक खोल लो और उसको पढ़ लो या लेक्चर देख लो। तो ईस्ट्रोजन अपनी रिसेप्टर साइट में जाके फिट हो गया, बड़े मजे से बैठ गया। अब कुछ अगर मैं ऐसा कर दूं कि मैं इस रिसेप्टर की शेप मैंने चेंज कर दी, ये लो, मैंने इस रिसेप्टर की शेप को चेंज कर दिया। अब ये रिसेप्टर मैंने बना दिया ऐसा, तो क्या अब ये एस्ट्रोजन के मॉलिक्यूल इसके अंदर जाके फिट होंगे? कभी भी नहीं हो सकते। क्यों? रिसेप्टर का शेप अलग है, एस्ट्रोजन का अलग है, वो उसको रिसीव ही नहीं करेगा, क्योंकि लॉक एंड की तरह होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। अगर एक ऐसा है तो दूसरा उसके अंदर आके ऐसे फिट हो जाएगा। अगर एक ऐसा है तो दूसरे का डायग्राम मतलब स्ट्रक्चर ऐसा होगा। अगर एक ऐसा है तो दूसरा में भी ऐसा हो, तो एक एक दूसरे के अंदर ये फिट हो जाते हैं। मतलब जो रिसेप्टर है उसकी जो रिसेप्टर साइट है, आप सीधा एक बात समझो, रिसेप्टर साइट की हमने क्या करवा दी? मॉड्यूलेशन। तो अगर रिसेप्टर मॉड्यूलेट हो गया तो कितना भी एस्ट्रोजन बनता रहे वो एक्ट कर ही नहीं पाएगा, वो अपना एक्शन कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमने उसके रिसेप्टर्स को क्या कर दिया? मॉड्यूलेट कर दिया। तो जब वो रिसेप्टर में जाके बैठा ही नहीं तो वो काम करवा ही नहीं सकता। काम क्या नहीं करवाएगा? जब एस्ट्रोजन ही नहीं काम करेगा तो एलएच कहाँ से लाएगा? एलएच नहीं आएगा, ओव्यूलेशन नहीं होगी। ओव्यूलेशन नहीं होगा, वो साइट नहीं होगा, देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन, नो इम्प्लांटेशन एंड नो प्रेगनेंसी। गॉट इट? तो ये है इसका हार्मोनल एक्शन। इसलिए वो एक ही इस वर्ड से आपको समझ में आना चाहिए कि एस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर हैं उनको मॉड्यूलेट करवा देता है कौन? ये जो डीमोड इसकी मतलब मॉड्यूलेशन हमने जो इसकी शेप है, इसका जो इसकी जो रिसेप्टिवनेस है वो हमने जो चेंज कर दी है, वो किसने की है? सेंटिक्रोमन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो सहेली के अंदर ये जो केमिकल है सेंटिक्रोमन, वो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स की शेप को मॉड्यूलेट मतलब रिसेप्टर्स को मॉड्यूलेट करवा देता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन को वो पहचान ही नहीं पाता। तो एस्ट्रोजन जब फिर अपना हार्मोनल एक्शन नहीं कर सकता, नहीं कर सकेगा, तो देयर विल बी नो ओव्यूलेशन, नो फर्टिलाइजेशन, नो इम्प्लांटेशन। इसलिए हम इस सेंटिक्रोमन को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। तो यहाँ कहीं पे भी किसी स्टीरॉयड या हार्मोन की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि हार्मोनल एक्शन को भी ये अवॉइड ही कर रहा है। गॉट इट? तो आप जो ये मैंने लिखा है बेटा, इसको आप एक साइड में कहीं पे डायग्राम बना के लिख लेना। आई डू नॉट हैव इनफ स्पेस टू ड्रॉ ऑल दिस। अब दूसरी कैटेगरी बेटा हमारे पास आ जाती है, ये नॉन हार्मोनल है। अब हमारे पास हम ले लेते हैं दूसरी कैटेगरी, दैट इज दी हार्मोनल पिल्स। वाई पिल्स? ये तो मैंने बता दिया ना, क्योंकि टेबलेट की फॉर्म में है। अब ये जो हार्मोनल पिल है ना बेटा, ये 2-3 टाइप की होती हैं। इसका सबसे पहला जो टाइप है हार्मोनल पिल का, दैट इज मिनी पिल्स। मिनी पिल्स। मिनी पिल्स क्यों? क्यों इनको हम और क्या बोलते हैं? इनको और हम बोलते हैं पीओपी। पीओपी का मतलब क्या है? प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। क्या बोलते हैं इनको? प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, इसीलिए पीओपी। इन वाली पिल्स में सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता है। दूसरी कैटेगरी हमारे पास आ जाती है जिसको हम बोलते हैं कंबाइंड पिल्स या कॉम्बिनेशन पिल्स। क्या है? कंबाइंड पिल्स या कॉम्बिनेशन पिल। इसमें क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन, दोनों। अब बेटा डायरेक्ट हार्मोन नहीं होता, बेसिकली इनके क्या होते हैं? एनालॉग्स होते हैं। एनालॉग समझ गए? इन जैसे मॉलिक्यूल जो ऐसा काम कर सकते हैं और इनके जैसे हैं कि इनके रिसेप्टर उनको पहचान भी ले, तो एनालॉग। एनालॉग का मतलब आप समझते होंगे। तो बेसिकली प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन एक्चुअल के हार्मोन नहीं है, इनके जैसे मॉलिक्यूल, मतलब इनके एनालॉग्स बेसिकली इन दवाइयों में यूज किए जाते हैं। और तीसरी हमारे पास आ जाती हैं बेटा इमरजेंसी पिल्स। तीसरी कौन सी है? दीज आर नोन एज दी इमरजेंसी पिल्स।
अब ये मिनी पिल में समझ आ गया, सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होगा। कंबाइंड पिल में प्रोजेस्टेरोन इस्ट्रोजन दोनों प्रेजेंट होंगे। और इमरजेंसी पिल में भी क्या होगा, वो भी ऐसे ही होंगी, उसमें भी देखो आप देख ही लो यहाँ पे लेवोनोजेस्ट्रल, ये क्या है, इट इज द एनालॉग ऑफ प्रोजेस्टेरोन। इथेनाइल एस्ट्राडियोल, ये क्या है, एस्ट्राडियोल जहां पे आ गया मतलब इस्ट्रोजन की बात हो रही है, घबराना नहीं है, इस्ट्रोजन का एनालॉग है ये। तो ये प्रोजेस्टेरोन का एनालॉग है, ये इस्ट्रोजन का एनालॉग है, तो एनालॉग्स हैं इनके, मतलब इन वाला ही बिल्कुल काम करेंगे बॉडी में जाके। एक्चुअल के प्रोजेस्टेरोन और इस्ट्रोजन हमने नहीं डाले, उनके एनालॉग्स डाले, जिनका हार्मोनल एक्शन भी उन जैसा होगा, उनका स्ट्रक्चर भी उन जैसा होगा, सारी प्रॉपर्टीज उन जैसी होंगी, तो उनको हम बोलते हैं एनालॉग्स। अब जैसे इसका एग्जाम्पल था बेटा सहेली, यहाँ पे मिनी पिल कंबाइन पिल का एग्जाम्पल क्या लिखा हो, जैसे एक ये लिखा है ना, एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगी बेटा हमारे पास, माला डी, हमारे पास आ जाएंगी माला एन, ये टेबलेट्स। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, मिनी पिल्स के और कंबाइंड पिल के। क्या करते हैं देखो, इस मेडिसिन के टेबलेट के लीफ को आप देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कितनी टेबलेट है, 1 2 3 4 5 6 7, एक लाइन में है 7, नेक्स्ट में है 7, ये है 7, तो टोटल कितनी हो गई, 21 पिल्स तो हो गई बेटा व्हाइट कलर की। और ये नीचे वाली 7 पिल्स जो है ब्लैक या थोड़े मैरूनिश कलर की या रेडिश कलर की होंगी, ये वाली 7 अलग। तो ये वाली जो पिल होती है ना बेटा, ये कैसे लेते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के, मेंस्ट्रुअल साइकिल के किसी भी दिन को चुन लीजिए, 3rd डे, 4th डे, 5th डे, 2nd डे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ये पिल लेनी स्टार्ट करनी है। और ये डेली पिल होती है, डेली कैसे है, 21 डेज तक इसको डेली लेना है, 1st डे, 2nd, 3rd, 4th ऐसे करके टिल 21 डेज तक इसको डेली लो। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 7 डेज, जैसे ही 21 डेज हो गए, फिर 22nd डे पे ये वाली शुरू कर दो, ब्लैक या रेड कलर की जो होती है, इसको लेना स्टार्ट कर दो। ये क्या है, ये 7 ना सिर्फ और सिर्फ क्या है, दी 7 आर जस्ट आयरन कंटेनिंग पिल्स। देखो इसको भी देखो, यहाँ पे लिखा हो ना फेरस फ्यूमरेट, तो इसमें क्या है, दीज आर नॉट हॉर्मोनल टेबलेट्स। हॉर्मोनल तो ये है 21, नीचे की जो 7 है ना वो सिर्फ आयरन कंटेनिंग पिल है। वो किस लिए, क्योंकि जब हम हार्मोनल पिल ले रहे हैं 21 दिन के लिए, तो हार्मोनल पिल्स क्या करेंगी, प्रोजेस्टेरोन इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा बताओ, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एलएच को नेगेटिव फीडबैक देके रखता है, और एफएसएच को क्या होता है, हाई लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन, है ना, प्रोजेस्टेरोन की जगह यहाँ पे क्या है, लेवोनोजेस्ट्रल जो उसका एनालॉग है। तो हायर लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, गिव नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक किसको देते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, क्या देते हैं, नेगेटिव फीडबैक, किसके लिए, कि एफएसएच और एलएच के लेवल्स को डाउन रखा जाए। जब तक प्रोजेस्टेरोन के लेवल हाई हैं तो क्या होता रहेगा, एफएसएच भी नहीं बढ़ेगा, एलएच भी नहीं बढ़ेगा। एफएसएच नहीं बढ़ा तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगी, फॉलिकल नहीं बनेंगे, मतलब वो तो बन चुके हैं प्राइमरी, उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी। और एलएच नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ना तो एग बनने दे रहा है, मतलब सेकेंडरी वो साइट नहीं बन रहा है, इधर से किसी तरह बन भी गया तो एलएच उसकी ओव्यूलेशन ही नहीं कराएगा, तो दोनों चीजें एब्सेंट हैं। तो जब वहां पे कोई ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो कैसी फर्टिलाइजेशन, कैसी इंप्लांटेशन और कैसी प्रेगनेंसी, गेटिंग इट, ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन की, जब तक आप 21 दिन तक हार्मोन खाओगे तो लेवल क्या रहेंगे, हार्मोन के अप रहेंगे, जिसकी वजह से एफएसएच और एलएच क्या रहेंगे, कम। उसकी वजह से देयर विल बी नो ओव्यूलेशन, कोई ओव्यूलेशन नहीं होगी तो देयर विल बी नो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, बच गए। लेकिन फिर ये 7 डेज क्यों नहीं हार्मोन दिए जा रहे, इन 7 डेज सिर्फ आयरन कंटेनिंग पिल दे रहे हैं, किस लिए, क्योंकि भाई मेंस्ट्रुएशन भी तो चाहिए, ये तो फीमेल गड़बड़ा जाएगी, अरे मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आ ही नहीं रहा, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं होगी। तो 21 डेज के बाद जब हम डिसकंटिन्यू, या तो डिसकंटिन्यू कर दो, कुछ ऐसी भी आती है, या कईयों में आयरन कंटेनिंग पिल दिया होता है कि आयरन जो है काफी हद तक लेडीज के लिए, वो उस इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, और टॉपिक है हमारे पास। तो ये आयरन पिल लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी नो हार्मोन इन दी बॉडी, तो प्रोजेस्टेरोन के लेवल जैसे ही डाउन होंगे, 21 दिन के बाद 22वें दिन जब आयरन कंटेनिंग पिल ली, तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, हार्मोन के, प्रोजेस्टेरोन के लेवल कम हो गए, जो अभी हार्मोनल पिल की वजह से हाई थे, तो ओव्यूलेशन नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही हार्मोनल टेबलेट 21 दिन के बाद लेना बंद की, क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन के लेवल गिरेंगे। प्रोजेस्टेरोन के लेवल किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन रखने के लिए, वो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होगी, देयर विल बी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग।
तो हर मंथ मेंस्ट्रुएशन भी होती रहेगी, बट देयर विल बी नो चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। समझ गए? ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। और ये क्या होती है? ये एक तरह से मंथली पिल होती है। ये क्या होती है? डेली पिल बोलो इसको, मंथली नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? इट इज अ डेली पिल। तो 27-28 दिन के लिए, 27 दिन कितने हो गए? 28 डेज हो गए ना रेगुलर, 28-29 डेज के लिए रेगुलर खाओ। फिर वेट करो, मेंस्ट्रुएशन आ गई, फिर उसके मेंस्ट्रुएशन के दूसरे तीसरे चौथे जो भी दिन को आप फर्स्ट डे मान के चलो, फिर दोबारा उसको लेनी शुरू कर दो। तो ये क्या है? डेली पिल। लेकिन इसमें एक और प्लस पॉइंट था सहेली का, क्या? इट इज ओनली, क्या है? वंस अ वीक पिल। क्या है ये? वंस अ वीक पिल, सिर्फ एक बार लेनी है ये, उसके बाद इससे छुटकारा। मतलब रोज 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 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, रोज भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इसको सिर्फ एक बार लेना है और बात खत्म। ठीक है? तो ये किस तरह से एक्ट करती है? इसका सेंटक्रोमन एक्ट करता है, और यहाँ पे हार्मोनल एक्शन मैंने आपको बताई दिया। उसके अलावा हार्मोन पता है ना क्या काम करते हैं? हार्मोन की अगर मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो सबसे पहली बात तो वो ओव्यूलेशन नहीं कराने देता। दूसरा, सर्विकल म्यूकस, क्योंकि मैंने क्या बात की, प्रोजेस्ट जब हार्मोनल पिल लेंगे तो प्रोजेस्टेरोन के लेवल बहुत हाई होंगे, और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? मैंने बताया था ना, सर्विकल कैनाल के अंदर क्या होती हैं? ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, उन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर देता है टू सिक्रीट दी म्यूकस। तो वो थिक म्यूकस की वजह से भी स्पर्म अंदर नहीं आ पाते, वो एक तरह का म्यूकस प्लग लगा रहता है वहां पे, और उसकी वजह से भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। और तीसरी चीज, हॉर्मोन्स क्या कर देते हैं? ये जो एनालॉग्स होते हैं ना, एक्चुअल हार्मोन नहीं है, उनके एनालॉग्स हैं, ये जो एंडोमेट्रियम है उसको होस्टाइल बना देते हैं, या आप कह सकते हो कि इम्प्रॉपर उसको बना देंगे, कि वो इनहॉस्पिटेबल हो जाएगी एक तरह से। ये वर्ड सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो अगर मैं हार्मोनल एक्शन की बात करूं, जितने भी हम ये हॉर्मोन्स ले रहे हैं, तो हार्मोनल एक्शन की अगर हम बात करें तो हार्मोन कैसे एक्ट करता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? सबसे पहले तो प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन। वो मैंने आपको बताई दिया, जब तक हार्मोन ले रहे हो मींस प्रोजेस्टेरोन ब्लड के अंदर हाई है, वो एफएसएच एलएच को रिलीज नहीं होने देगा, देयर विल बी नो फॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड देयर विल बी नो ओव्यूलेशन। तो प्रिवेंट ओव्यूलेशन। दूसरा, सर्विकल म्यूकस सिक्रीट करवाने का काम करेगा। तीसरा काम यहाँ पे क्या हो जाता है? जो एंडोमेट्रियम है उसको क्या बना देता है? इनहॉस्पिटेबल, या हमारी एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा हुआ है? होस्टाइल, है ना? इनहॉस्पिटेबल बना रहता है, कि अगर सपोज किसी वजह से कुछ हो भी गया, फर्टिलाइजेशन हो भी गई, तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी। एंडोमेट्रियम इम्प्रॉपर है इस वक्त। कैसी है? इम्प्रॉपर थिकनिंग्स हैं, उसमें किसी भी तरह से वो मतलब इनकैपेबल है एंडोमेट्रियम, उसमें इम्प्लांटेशन हो ही नहीं सकती है। तो ये हार्मोनल एक्शन होता है। तो इन सारी की सारी पिल्स के अंदर इसको छोड़ के इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? देयर इज प्रेजेंट हॉर्मोन्स। अब ये इमरजेंसी पिल्स भी क्या होती है? इमरजेंसी पिल का एग्जांपल लिख लें यहाँ पे। इमरजेंसी पिल का एग्जांपल है, जैसे एक पिल आती है आई पिल, है ना? अभी मुझे इसी का नेम याद आ रहा है। इनके तो क्या हो गए? माला डी हो गया, माला एन हो गया, इधर क्या हो गया? सहेली हो गया। इमरजेंसी पिल में क्या हो गई? आई पिल। ये क्या है? इमरजेंसी पिल क्या होती है? इनको बोलते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। इमरजेंसी पिल का एक और नेम होता है, इनको हम बोलते हैं बेटा मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। क्यों बोलते हैं इनको मॉर्निंग आफ्टर पिल? कई बार क्या हो जाता है? कैजुअल इंटरकोर्स हो जाता है, मतलब कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया किसी वजह से, या हमने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज किया था पर वो फेल हो गया, है ना? सपोज कॉन्डम यूज किया जा रहा है और वो फट गया, तो क्या हो जाएगा? फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव हो, या किसी वजह से अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो, या कोई रेप की विक्टिम हो, सपोज किसी के साथ रेप हुआ है, तो उन केसेस में क्या करते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो, टू अवॉइड प्रेगनेंसी विद इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो कोइटस हुआ था फिजिकल कांटेक्ट के बाद विद इन 72 आवर हमें कोई भी एक हार्मोनल पिल ले लेनी है। तो उससे क्या हो जाएंगे? हार्मोन के लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएंगे। हार्मोन कौन से हार्मोन के? यूजुअली प्रोजेस्टेरोन। और उससे क्या हो जाएगा? एफएसएच एलएच डाउन हो जाएंगे, देयर विल बी नो ओव्यूलेशन। सपोज ओव्यूलेशन थी भी, फर्टिलाइजेशन हो भी गई है, तो दूसरे स्टेप पे रुक जाएंगे। कहाँ पे?
इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन हुई भी है तो वो एबॉर्ट हो जाएगा, लेकिन मतलब किसी भी तरह वो एम्ब्रियो या जो एम्ब्रियो बन रहा है, लेकिन वो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। जब इम्प्लांटेशन ही नहीं हुई है तो प्रेगनेंसी कैन नेवर बी अचीव्ड। गॉट इट? तो ये हो गया बेटा पिल्स के बारे में। पिल के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है वो है हमारे पास इम्प्लांट्स। क्या है? नेक्स्ट आ जाते हैं इम्प्लांट्स या इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स या इम्प्लांट्स। अब इनकी बात देखो, इंजेक्टेबल के आपको नेम से पता चल रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट द hormonal injections। सहेली को देखो वंस अ वीक तो लेनी पड़ रही है, और जो दूसरी थी माला डी माला एन, भैया वो तो डेली वाली है। अब भाई हमारे हो गया सर में दर्द, डेली एक काम को याद रखना पड़ता है, किसी वजह से मिस हो गई तो सारा साइकिल फिर खराब हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है उसको लेने का। तो कुछ वुमेन जो चाहती इस झंझट में दिन के काउंट करने के, ध्यान रखने के, याद रखने के चक्कर में नहीं पड़े, तो उन लोगों के लिए बना है ये मेथड। इनको हम बोलते हैं हार्मोन इंजेक्शंस। और वो इंजेक्शंस के नेम बता दें एक दो के। जैसे एक इंजेक्शन होता है बेटा डेपो प्रोवेरा, है ना। एक इंजेक्शन हमारे पास होता है साइक्लोफेम। एक इंजेक्शन हमारे पास होता है DMPA। ये एक तरह से डेपो प्रोवेरा ही है। तो ये जो इंजेक्शंस है ना, ये इंजेक्शन एक बार लगवा लो, अप टू 3 मंथ्स छुट्टी, अप टू 3 मंथ्स, नील चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, नील चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। क्यों? क्या था? हार्मोन का ही तो इंजेक्शन था। और हार्मोन कैसे काम करता है हमें पता है, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी उस चीज को। हार्मोन क्या करेगा? ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेगा, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करेगा, तो देयर आर 0 चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। दूसरा क्या है? ये तो हो गया बेटा इंजेक्टेबल्स की बात की, इंजेक्शंस लगवा लो और 2-3 महीने के लिए छुट्टी। दूसरा आ जाते हैं बेटा हमारे पास इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स क्या है? इनको हम बोलते हैं दीज आर सब डर्मली इंसर्टेड। इंसर्ट करवाया जाता है इनको, जैसे ये आम है ना, तो यहाँ पे इस तरह से 1 2, और होते क्या थे पहले ये देख लो, ये इनकी फोटो दिखाई है जो आपकी एनसीईआरटी से इमेज हमने लिया है। ये क्या है? ये एक तरह से ना सिलिकॉन के सिलेंडर्स होते हैं। क्या है ये? दीज आर सिलिकॉन सिलेंडर्स कंटेनिंग हॉर्मोन्स। क्या है? दिख रहे हैं ना, माचिस की तीली जैसे दिखाई दे रहे हैं हमें, पर ये है क्या? सिलिकॉन सिलेंडर्स हैं जिनके अंदर क्या भरे हुए हैं? हॉर्मोन्स। और इनको हम स्किन के अंदर कैसे? सब डर्मली का मतलब समझ रहे हो ना, सब डर्मली का मतलब अंडर द स्किन, या कई जगह लिखा होगा सब क्यूटेनियस, उसका मतलब भी यही होता है। तो क्या लिखेंगे हम इसको? अंडर द स्किन, अंडर द स्किन इम्प्लांट। इनको कहाँ पे इम्प्लांट कराया जाता है? स्किन के अंदर। कुछ कोई ज्यादा काट फाट कुछ नहीं करनी, बिल्कुल जस्ट बिल्कुल हमारी ये जो पतली स्किन है बिल्कुल इसके नीचे इनको इम्प्लांट किया जाता है। और बस वहां पे ये क्या करते रहते हैं? हार्मोन सिक्रीट करते रहते हैं। और हार्मोन का एक्शन आपको पता ही है क्या एक्शन करेगा? ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेगा, अगेन इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करेगा, सर्विकल म्यूकस को जो है थिक करके रखेगा। तो सब डर्मली इम्प्लांट। अब यहाँ पे ना आपको 2 एग्जाम्पल्स याद करने हैं। वो 2 एग्जाम्पल क्या है बेटा? एक तो है हमारे पास नोर प्लांट, और दूसरा हमारे पास होता है इम्प्लानोन। 2 हैं ये। इम्प्लानोन में क्या है? ओनली सिंगल सिलेंडर। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ओनली सिंगल सिलेंडर, एक ही बस ये इंजेक्ट किया जाता है। और इधर नोर प्लांट क्या है? 6 सिलेंडर्स आर इम्प्लांटेड। वो देखो दिखाया हुआ है ना जो इमेज के अंदर, कितने सिलेंडर्स हैं? यहाँ पे इम्प्लानोन में सिर्फ, इम्प्लानोन का मतलब क्या है? एक सिंगल सिलेंडर इंजेक्ट किया जाएगा। तो ऑब्वियसली उसका जो टाइम ऑफ एक्शन है वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए रहेगा। और यहाँ पे क्या है? 6 सिलेंडर्स हैं। बेशक उसमें कॉन्सेंट्रेशन कम है, लेकिन इसका जो है लॉन्गिविटी है, इसका टाइम पीरियड जो है प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का ज्यादा है दोनों इफेक्टिवली। बस क्या होता है, जैसे अब मैं कॉपर टी में भी बताना आपको भूल गई थी, जो कॉपर टी लगवाई है या हॉर्मोनल
आईयूडीज जो भी हम यूज करें, इनका ना एक बेटा ड्यूरेशन होता है, एक टाइम स्पैन होता है कि 3 ईयर्स वाली लगवाई है, 5 ईयर्स के लिए लगवाई है। और ये मेथड क्या था, रिवर्सिबल। सपोज किसी ने 3 ईयर के लिए करवाई है, 3 ईयर टाइम पीरियड वाली कॉपर टी इंसर्ट करवा ली यूटेरस के अंदर, लेकिन वो 2 साल के बाद ही चाह रहे हैं कि प्रेगनेंसी हो, तो वो उसको रिमूव करवा सकते हैं। और अगर सपोज करो नहीं चाह रहे हैं, तो 3 ईयर्स जब कॉन्सिक्यूटिवली बीत गए, तो 3 ईयर्स के बाद उसको निकलवा के दूसरी ए फ्रेश नहीं डलवानी पड़ती है। तो अगर लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए हमें छुटकारा प्रेगनेंसी से, तो थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन वाली इम्प्लांट करवा लो एक ही बात। ऐसे ही इनकी भी ड्यूरेशन होती हैं, दिस इज फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, दिस एक्ट्स फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। अगर लंबा गैप चाहिए प्रेगनेंसी में तो गो फॉर ननोर प्लांट, और अगर कम गैप चाहिए गो फॉर इम्प्लांट। गॉट इट। तो ये हो गए हार्मोनल इंजेक्शंस, ये हो गए सबडर्मली, ये सॉरी सबडर्मल इम्प्लांट्स। तो बेटा अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, जितने भी हमने पढ़े हैं सिस्टम, वो क्या थे, देखो कितने सारे जो हमने अभी पढ़े हैं लास्ट में, हार्मोनल बेस्ड कितने थे उनमें से, हार्मोनल सॉरी हार्मोनल बेस्ड की अगर मैं बात करूं, देखो आप यहाँ पे हमने सबसे पहली आप पढ़ी आईयूडीज, हार्मोनल आईयूडीज। उनका मोड ऑफ एक्शन क्या था, हार्मोन। दूसरे हमने क्या पढ़े, हमने पढ़े इंजेक्टेबल्स या हार्मोन इंजेक्शंस। वो भी किस क्राइटेरिया पे काम कर रहे थे, उनका भी हार्मोनल एक्शन था। एक हमने पढ़ी फिर हार्मोनल पिल्स, और एक हमने पढ़े अभी क्या, इम्प्लांट्स। ये जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हमने पढ़े हैं बेटा, सबका जो सेंट्रल जो हीरो है वो कौन है कि इनके अंदर ये सारे के सारे क्या है, हार्मोन बेस्ड है। और हार्मोन का प्लान ऑफ एक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्या इनका मोड ऑफ एक्शन होता है। तो चाहे आप आईयूडी इंसर्ट करवाओ, चाहे इंजेक्शन लगवाओ, चाहे पिल खाओ, या कोई इम्प्लांट बॉडी के अंदर लगवाओ सबडर्मली, तो सारे के सारे काम कैसे करेंगे, हार्मोनल बेस्ड है सारे के सारे कॉन्ट्रासेप्टिव। तो हार्मोनल मोड ऑफ एक्शन मैंने उसके सामने ही यहीं पे लिख दिया है। अब इसके बाद आ जाते हैं बेटा लास्ट हमारे पास, दीज आर दी सर्जिकल मेथड्स। अब सर्जिकल मेथड्स के बारे में एक चीज लिख लीजिए, दीज आर दी परमानेंट मेथड्स। कैसे हैं सर्जिकल मेथड्स, कैसे हैं, दीज आर दी परमानेंट मेथड्स। परमानेंट मेथड है तो ये कैसे होंगे, इरिवर्सिबल। जितने हमने पीछे अभी तक मेथड पढ़े सारे क्या थे, सॉरी रिवर्सिबल थे। क्यों, प्रेगनेंसी चाहिए गोली खानी बंद कर दो, इम्प्लांट निकलवा दो, कॉपर टी निकलवा दो, और जितने भी आपने पढ़े थे सभी के सभी क्या थे, रिवर्सिबल थे। कि अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहते, तो उनके यूज को डिसकंटिन्यू कर दो, दैट्स इट। ये वाले लेकिन जो मेथड है ना, सर्जिकल मेथड, इनको एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा हुआ है, दीज आर टर्मिनल मेथड्स, या ये क्या है, मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का मतलब समझते हो, स्टेराइल बना दिया है अब ऑर्गेनिज्म को, मेल या फीमेल को। तो टर्मिनल मेथड क्यों, क्योंकि अगर एक बार बस ये सोच लिया ना कि अब फैमिली कंप्लीट है, फर्दर हमें प्रेगनेंसीज या फर्दर बच्चे नहीं चाहिए, तो वहां पे हम बेसिकली इसका यूज किया जाता है, इनको बोलते हैं टर्मिनल। और मोस्टली, मैं ये नहीं कहूंगी 100%, पर ये सोचो कि ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल ही है, मतलब इनका रिवर्सिबल रेट बहुत पुअर है, एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा हुआ है ये। तो सर्जिकल मेथड्स ना बेटे मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग होते हैं। ये तो आपको फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख रहा है, तो ये क्या है, इन फीमेल्स। फीमेल्स में जो सर्जिकल मेथड यूज करते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। और मेल्स के अंदर जो सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है, उस सर्जिकल प्रोसीजर को हम बोलते हैं बेटा, दैट इज नोन एज दी वैसेक्टोमी। अब देखो इनके नेम से ही आपको आइडिया लग रहा होगा, ट्यूबेक्टोमी मतलब ट्यूब वर्ड आया है ना, तो यहाँ पे क्या, फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं, ये देखो इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, उसको एक पर्टिकुलर एरिया से कट किया गया, उसका कुछ पोर्शन कट किया और उसको दोबारा से रीसील कर दिया, आपस में रीसील नहीं किया, इस पोर्शन को अलग उसको अलग, तो कट एंड टाइड। तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले मेथड का प्लान ऑफ एक्शन एक तरह से क्या होता है,
जो गैमीट ट्रांसफर है ना उसको प्रिवेंट करना। क्या? प्रिवेंशन ऑफ गैमीट ट्रांसफर। पीछे वाले जितने मेथड पढ़े जो हार्मोन बेस्ड थे उसमें तो हार्मोनल एक्शन मैंने बता दिया, हार्मोन कैसे काम करता है। ये क्या है? गैमीट ट्रांसफर को प्रिवेंट करता है ये वाला मेथड। कैसे? अब देखो, ओवरी है, ओवरी में यहाँ से सेकेंडरी वो साइट बना, वो सेकेंडरी वो साइट इनफंडिबुलम से होता होता जाके एम्पुला में जाके बैठ गया। बैठा रहने दो ना, तो वो एग कभी इधर है, वो सेकेंडरी वो साइट यूटरस में आ सकता, और ना ही कभी स्पर्म, क्योंकि इजेक्यूलेशन कहाँ होगी? यहाँ पे होगी, वेजाइना में। दिस इज सर्विक्स, द नैरो पोर्शन, दिस इज वेजाइना। तो यहाँ पे हो गई इजेक्यूलेशन, मतलब इंसेमिनेशन। यहाँ पे सारा का सारा सीमन है। अभी सीमन से अगर स्पर्म भागेंगे भी भागेंगे, भागो, इधर भागते हो या इधर भागते हो, कहाँ भागोगे? ब्रिज तो हमने तोड़ दिया, वो ट्यूब, वो पैसेज है ही नहीं अब आपके पास जहां से आप सेकेंडरी वो साइड तक जा सकते हो। तो हमने क्या कर दिया? स्पर्म की और एग की मीटिंग को प्रिवेंट कर दिया, मतलब गैमीट ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, एक गैमीट दूसरे के पास जा ही नहीं सकता। तो ये इसका बेसिकली प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब्स आर कट एंड लाइगेटेड, उनको काटा और उनको अलग अलग से सील कर दिया। तो ये वाला जो गैमीट है यहाँ तक नहीं जा सकता, ये वाला यहाँ तक नहीं आ सकता। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम ऐसा करने के बाद, ट्यूबेक्टोमी के बाद, क्या फीमेल में मेंस्ट्रुएशन होगा? यस, देयर विल बी मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन अकर्स। अब वो कैसे होगी मैम? मेंस्ट्रुएशन कहाँ से हो जाएगी? भैया मेंस्ट्रुएशन बेटा होती है किस वजह से? ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ना, ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिक हुई पड़ी है, ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग जब स्क्रैप ऑफ होती है तो उसकी वजह से ही तो वो ब्लीडिंग बन के सारा कुछ सब बाहर निकलता है। इसमें ग्लैंड्स होती हैं, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, इतनी सारी सिक्रीशन, तो वो ब्लीडिंग की फॉर्म में वेजाइना से बाहर आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यहाँ पे होगी क्यों? देखो, सारा काम बिल्कुल सही चल रहा है, एफएसएच भी सिक्रीट होगा, एफएसएच जो है फॉलिकल को डेवलप करेगा, फॉलिकल की फिर ओव्यूलेशन होगी, ओव्यूलेशन से सेकेंडरी वो साइट बनेगा। जब ये सारा काम हो रहा है तो उस वक्त साथ के साथ क्या हो जाएगा? जब ओव्यूलेशन हो गई, ओव्यूलेशन के बाद सेकेंडरी वो साइट यहाँ आया, जो एप्टिग्राफिन फॉलिकल था वो बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। वो क्या सिक्रीट करेगा? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। फिर क्या करेगा? जब एग यहाँ पे आके सेकेंडरी वो साइट यहाँ पे आके बैठ गया, तो दैट विल वेट फॉर दी स्पर्म फॉर 1 or 2 days, मैक्सिमम फॉर 24 आवर्स वो वेट करता है। यहाँ पे नहीं मिला तो वो डिजेनरेट हो जाएगा। और क्या होगा उसके बाद? धीरे 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 ये प्रोजेस्टेरोन के लेवल जब हाई हो जाएंगे तो वो एफएसएच एलएच को, वही सारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर क्या हो जाएगा? हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन पिक्चर में से हट जाएगा और ये सारी की सारी एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड ऑफ हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। वही नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल तो चलेगा, सिर्फ क्या नहीं हो पा रही है? स्पर्म और एग की मीटिंग नहीं हो पा रही है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का इससे क्या लेना देना? वो तो बिल्कुल जैसे चलता है वैसे ही चलेगा। तो कभी मत कहना कि ट्यूबेक्टोमी के बाद मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी, मेंस्ट्रुएशन अकर्स इवन आफ्टर ट्यूबेक्टोमी हैज बीन परफॉर्म्ड। उसके बाद आ जाइए आप मेल्स में। मेल्स में क्या होता है बेटा? ये है वास्ट डिफरेंस। देखो यहीं से पता चल रहा है ना, वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी से याद रखना वास्ट डिफरेंस। तो यहाँ पे ये जो वास्ट डिफरेंस है, ये एपिडिडाइमस में से जब ट्यूब निकलती है वास्ट डिफरेंस, तो इसको कट एंड सील कर दिया जाता है। स्पर्म कहाँ बनते हैं? यहाँ पे टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस से वो कहाँ जाते हैं? एपिडिडाइमस से होते हुए कहाँ जा रहे हैं? वास्ट डिफरेंस। और वास्ट डिफरेंस तो उनको यहाँ से लाता 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 कहाँ लेके आता था? पेनिस तक, जहाँ पे जाके इजेक्यूलेशन होती थी। तो स्पर्म बनेंगे लेकिन स्पर्म ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे कॉपुलेटरी ऑर्गन तक, तो कोई चांस ही नहीं है। एक गैमीट अब कितनी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता रहे, जब स्पर्म ट्रेवल ही नहीं कर पा रहा, पेनिस तक जा ही नहीं पा रहा है, तो वो इजैक्यूलेट क्या करेगा? स्पर्म थोड़ी करेगा। लेकिन क्या मैम यहाँ पे इजैक्यूलेशन होगी? यस, सीमन प्रोडक्शन होगा। इजैक्यूलेशन, सीमन प्रोडक्ट, इजैक्यूलेशन और सीमन प्रोडक्शन विल बी देयर। अब मैम स्पर्म तो है नहीं, सीमन कैसे बनेगा? बेटा मैंने बताया था ना, जो सीमेन होता है उसके अंदर 10% तो होते हैं स्पर्म, बाकी 90% हमारे पास क्या होता है? सेमाइनल प्लाज्मा। किस चीज से बनता है? ये 3 ग्लैंड नहीं बैठी हुई हैं, एक तो ये ग्लैंड बैठी है, कौन सी?
इसको हम बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। एक ये ग्लैंड बैठी है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट, और दो ये छोटी छोटी बैठी हुई हैं जिनको हम बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। इन तीन ग्लैंड की सिक्रीशन तो 90% वो तो है, सिर्फ उस सिक्रीशन में अब सिर्फ स्पर्म्स नहीं है, लेकिन वो सिक्रीशन तो बन रही है ना, वो सिक्रीशन ही अब सीमन है। बट दिस सीमन इज विदाउट स्पर्म, तो सेफ है, कोई बात नहीं, क्योंकि स्पर्म जाके एग को फर्टिलाइज करता है, स्पर्म का रास्ता हमने रोक दिया है। और ये कैसे परफॉर्म किया जाता है? स्क्रोटम, स्क्रोटम पे हल्का सा कट लगा के और इसको वास डिफरेंस को हल्का सा बाहर खींच लिया जाता है, बस उसको काटा, उसको सील किया, बात खत्म। तो स्क्रोटम पे हल्का सा कट आता और कुछ भी नहीं, 1 to 2 सेंटीमीटर का हार्डली। और यहाँ पे क्या होता है, या तो वेजाइना के थ्रू अपरेटस डाल के, डिवाइस डाल के इसको कट कर दिया जाता है, या हल्का सा एब्डोमेन पे कट लगा के 1 या 2 स्टिच का। और एब्डोमेन के थ्रू करोगे तो देयर आर लेप्रोस्कोपिक मेथड, समझते हो ना लेप्रोस्कोपिक मेथड क्या होते हैं? तो बस अंदर वहां से इंस्ट्रूमेंट डाल के 1 या 2 स्टिच आते हैं हार्डली, और वहां से फेलोपियन ट्यूब को कट करते हैं और उसको लाइगेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये वाला प्रोसीजर कैसे परफॉर्म किया जाता है? थ्रू वेजाइना और एब्डोमिनल इंसिशन। अभी इंसिशन से डर मत जाना, ये बहुत बड़ा इंसिशन नहीं है, बेसिकली ये वाला काम किया जाता है लेप्रोस्कोपिक टेक्निक, जिसमें कुछ ज्यादा झोल नहीं है, जरा सा 1 या 2 हार्डली छोटा सा स्टिच आता है, दैट्स ऑल। लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से। और यहाँ पे क्या किया जाता है? स्क्रोटम, थ्रू स्क्रोटम। तो स्क्रोटम एक छोटा सा इंसिशन बना के और वहां से वास डिफरेंस को हल्का सा बाहर खींचा, कट लगाया, लाइगेट किया, दैट्स ऑल। तो ये मेथड्स क्या हैं? ये फॉर एवर क्या हो गई? पर्सन की स्टरलाइजेशन हो गई। तो दीज आर टर्मिनल मेथड्स, हार्डली कैन बी रिवर्स्ड। बहुत बहुत मतलब ये मान लो 1 या 2% है इनका रिवर्सिबिलिटी रेट, अदरवाइज हम इनको क्या मान के चलते हैं? दीज आर इरिवर्सिबल मेथड और परमानेंट मेथड। समझ आ गया? तो यहाँ पे इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? कई बार नीट में क्वेश्चन कैसे आ जाता, और ये तो बड़ा सिंपल टॉपिक था, पढ़ लिया, इसमें हम कॉन्फिडेंट है। क्वेश्चन आ गया कि ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी या सर्जिकल मेथड या परमानेंट मेथड या आप कह लो स्टरलाइजेशन मेथड, है ना, अजीब सी लैंग्वेज में लिख देंगे, स्टरलाइजेशन मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ गैमीट ट्रांसफर, हार्मोनल एक्शन। पता नहीं ऐसे आपको लगेगा अरे इतने हाई लेवल का क्वेश्चन कहाँ से आ गया, स्टरलाइजेशन कौन सी टेक्निक थी? तो स्टरलाइजेशन ये है। मोड ऑफ एक्शन क्या है? प्रिवेंशन ऑफ गैमीट ट्रांसफर। तो थोड़ा सा दिमाग के डब्बे को खोल के क्वेश्चन को ध्यान से अपनी तबीयत से पढ़ के फिर उसको आंसर करने की कोशिश करना। तो क्वेश्चंस को बस ऐसे पढ़ के टक 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 ऐसे नहीं करते कभी भी नीट के एग्जाम के अंदर। उसको पढ़ो, उसको दिल से पढ़ो, समझने की कोशिश करो आपसे एक्चुअल में पूछा क्या गया है। क्योंकि हम कई बार कुछ क्वेश्चन में टर्म देखी, पटाख से उसके अगेंस्ट नीचे टिक कर लिया, पर हम देखते नहीं एक्चुअल में उस टर्म से रिलेटेड पूछा क्या गया था। समझ गए? तो इस तरह चीज़ों को समझो कि अगर स्टरलाइजेशन के नाम से आ जाए तो हमें क्या लिखना है, या टर्मिनल मेथड के हिसाब से आ गया तो हमें टिक क्या करना है यहाँ पे। ये तो बेटा सारे के सारे हमने जो पीछे किए, ये सारे के सारे हमारे पास हो गए, हमारे क्या कंप्लीट बर्थ कंट्रोल मेथड्स। देखो बर्थ कंट्रोल मेथड में हमने नेचुरल मेथड कर लिया, हमने बैरियर, केमिकल, आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स, हार्मोनल इंजेक्शंस की भी बात कर ली। परमानेंट मेथड में हमने ट्यूबेक्टोमी भी कर लिया और मेल में हमने वेसेक्टोमी भी कर लिया। तो हमारे पास टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हमारे पास खत्म हो गया। अब हमारी एनसीईआरटी में इसके बाद बेटा एक टॉपिक आता है दैट इज नोन एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब क्या है ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बना के एनसीईआरटी में क्यों दिया हुआ है? क्योंकि बेटा ये जो मेडिकल, सबसे पहले तो चलो हम एक काम करते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन को पहले समझते हैं, मीनिंग क्या हुआ। मेडिकल टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? इनटेंशनल, इट इज नोन एज इंटेंशनल और वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। यही लिखा है हमारी एनसीईआरटी के अंदर डेफिनेशन। क्या होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? इट इज द इंटेंशनल, जानबूझ के सोच समझ के किया हुआ वॉलेंटरी काम है कि हम प्रेगनेंसी को
टर्मिनेट करवा रहे हैं कि भी हमें ये प्रेगनेंसी चाहिए ही नहीं, है ना। अभी इसको कैसे समझोगे, चलो पहले एक चीज और समझो। ये जो प्रेगनेंसी होती है ना, या आप कह लीजिए एक तरह से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट एबॉर्शन। इसका जनरल सा अब आपको शायद बात समझ में आ जाए कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट एबॉर्शन। अब वो एबॉर्शंस बेटा दो कैटेगरी हैं हमारे पास एबॉर्शंस की। एक तो एबॉर्शंस, एक तो एबॉर्शन होता है बेटा क्या, जिसको हम बोलते हैं ये स्पॉन्टेनियस, और दूसरे एबॉर्शन हो गए हमारे पास इंड्यूस्ड। तो हम किसके साथ बात कर रहे हैं, हम इसको और करेक्टली क्या लिखना पसंद करेंगे यहाँ पे, इंड्यूस्ड एबॉर्शंस। अब मैंने जो दो टाइप लिखे समझ रहे हो ना इनका मीनिंग, स्पॉन्टेनियस का मतलब समझ रहे हो, नेचुरली, अपने आप एबॉर्शन हो जाना, है ना, किसी भी वजह से, सपोज प्रोजेस्टेरोन के लेवल गिर गए या कुछ और कोई भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से अगर अपने आप एबॉर्शन हुआ है तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। किसी तरह गिर गए, चोट लग गई, कोई इंजरी हो गई या कुछ और किसी भी वजह से, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। एक होता है इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड होता है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, हम जानबूझ के करवा रहे हैं। लेकिन इतना इम्फेसाइज क्यों दे रहे हो मैम आप इस चीज पे, क्यों कर रही हूँ, बिकॉज इंडिया हैज लीगलाइज्ड दिस प्रैक्टिस इन ईयर 1971। इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट लीगलाइज्ड, इंडियन गवर्नमेंट लीगलाइज्ड एमटीपी। किस वजह से, दो तीन रीजन है बेटा। एक तो टू प्रिवेंट फीमेल फिटिसाइड। क्यों, जब तक एमटीपी थी क्या करते थे लोग, सेक्स डिटर्मिनेशन करवा ली, जैसे ही पता चला जो डेवलपिंग फीटस है वो फीमेल है, जाके क्या करवा दिया, एबॉर्शन, एमटीपी, चलो जी जाओ और करवा लिया। दूसरा काम क्या है, मदर्स मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। और फीमेल फिटिसाइड का एक तरह से आप इनडायरेक्टली आप और क्या लिख सकते हो, जेंडर इनइक्वालिटी। क्योंकि फीमेल फिटिसाइड क्यों किया जाता है, जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना, कि बॉयज ही चाहिए, गर्ल्स तो चाहिए ही नहीं। जब पता चला डेवलपिंग फीटस एक फीमेल फीटस है, गो एंड अबॉर्ट इट। तो इन सभी प्रैक्टिसेस से बचने के लिए, और मदर का मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट, मदर मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट, इसका मतलब समझते हो। कई बार क्या होते हैं कि पता चला जैसे रिमोट एरियाज में पुअर पीपल है, लिटरेट लोग हैं, अभी भी क्या करते हैं, वैसे तो ये सब कुछ लीगलाइज हो चुका है और टाइम टाइम पे यहाँ पे अमेंडमेंट्स भी आ रही हैं। आपकी एनसीईआरटी में साइड में कॉलम बना हुआ, उसको पढ़ना, अमेंडमेंट्स आर रूटीनली मेड। जब जब ज़रूरत है इसमें अमेंडमेंट्स लाई गई हैं, इसको नए तरीके से, और उसमें जो भी रूल रेगुलेशंस जो और जोड़ने हैं, नए क्लाउजेस जोड़ने हैं, वो उसमें जुड़ते रहते हैं। अब रिमोट एरियाज में रूरल पीपल हैं, जो इलिटरेट पीपल हैं, है ना, वो भी क्या करते हैं आजकल, क्या, अब अगर इस काम को कर रहा है कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो वो पूरा का पूरा जो भी इसके लिए एक एक बना हुआ है प्रोसीजर, उसको फॉलो करके करेगा। लेकिन ये जो कुछ कुछ हमारे सोसाइटी के लोग, आप समझ पा रहे हो कि किन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, जो थोड़े से नहीं है, बुद्धि नहीं काम कर रही है, थोड़े से वही है कि एक जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अनट्रेंड प्रैक्टिशनर्स के पास चले जाते हैं। और अनट्रेंड प्रैक्टिशनर को क्या पता है, क्योंकि जो ट्रेंड प्रैक्टिशनर होगा उसके लाइसेंस पे बात आ जाती है, अगर वो एमटीपी कर रहा है इलीगली। तो अगर लीगल प्रोसीजर से की जा रही है, ओके, वो लीगल प्रोसीजर मैं बताऊंगी कि क्या होता है। लेकिन इलीगली बहुत सारे लोग, हमारी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है अनट्रेन्ड क्वैक्स, तो वो क्या करते हैं, इलीगली कुछ प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट कर देते हैं फॉर जस्ट फ्यू रुपीज, कि इतने पैसे में मिल जाएंगे और ठीक है, वो भी हो गया। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कई बार गलत तरीके से, या प्रेगनेंसी इतनी लंबी हो चुकी है कि अगर इस वक्त अबॉर्ट किया गया तो माँ की जान पे बनाएगी, बच्चा तो साफ कर ही रहे हैं, साथ में मदर की भी जान जा सकती है। तो उसको हम बोलते हैं मदर्स मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। उस रेट को भी डिक्रीज करने की कोशिश की गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं,
5th 6 मंथ की प्रेगनेंसी भी होगी ना और उनको किसी तरह से भनक लग गई कि ये फीमेल फीटस है, तो उस वक्त फीमेल फिटिसाइड के लिए पहुंच जाते हैं। अब ट्रेंड लोग करेंगे नहीं लीगल तरीके से, क्योंकि इट इज क्वाइट इलीगल, 24 वीक्स के बाद कोई भी नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई अनट्रेन्ड प्रैक्टिशनर है इलीगली करेगा तो उसको इन सब चीज़ों का नहीं पता होगा कि भैया आप 6 मंथ की बात कर रहे हो, उस वक्त अगर माँ की जान चली गई इट इज़ बिकमिंग क्वाइट रिस्की फॉर अ मदर। तो उन चीज़ों से, इन सब चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए इस प्रैक्टिस को क्या किया गया, लीगलाइज किया। कब किया गया? दिस ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द ईयर इज़ 1971। तो अब इसमें क्या है, अब मैंने कहा ना अब कि ये जो चीज है इस प्रैक्टिस को लीगलाइज किया गया। लीगलाइज करने का मतलब क्या है, क्या क्या इसके लिए रूल रेगुलेशन बने हैं कि एमटीपी इज सेफ, एमटीपी इज सेफ अगर आप करवा रहे हो किसी ट्रेन्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से विद इन 12 वीक्स। अगर तो 12 वीक्स तक है ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रेन मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाओ। ओनली सिंगल एक डॉक्टर, ओनली वन डॉक्टर विल बी रिक्वायर्ड फॉर दैट। और आप उसको अपना रीजन बता दीजिए कि क्या रीजन है और वो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। लीगली इस चीज का अप्रूवल कब मिलेगा कि इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाए, या तो वो हो क्या, अनवांटेड प्रेगनेंसी, कि भैया हमारा जो कॉन्ट्रासेप्शन है या जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है वो फेल हो गया था, या किसी तरह से कैजुअल इंटरकोर्स था, या कोई रेप के केसेस हो गए, या वो जो डेवलपिंग फीटस है उसमें किसी तरह की कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, उसका अगर पता चल जाता है कि नहीं भाई इसको जन्म दे के क्या फायदा, ये तो एबनॉर्मल फीटस है, तो इसको टर्मिनेट कर दिया जाए। या फिर इफ द प्रेगनेंसी इज रिस्की फॉर मदर, या तो अनवांटेड प्रेगनेंसी है, या कोई रेप विक्टिम है उसके केस में, या डेवलपिंग फीटस के अंदर किसी तरह का एबनॉर्मेलिटी है, या इट इज रिस्की फॉर दी मदर। इन कंडीशंस में क्या करते हैं, गो टू दी डॉक्टर। एक ही डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, बट दी डेवलपिंग एम्ब्रियो शुड बी लेस देन 12 वीक्स। तो वो क्या करेंगे, मेथड्स क्या यूज करते हैं यहाँ पे, मेथड चलो उसकी बात बाद में करेंगे, पहले हम इस वाली अपनी एक बात को खत्म कर लेते हैं। दैट इज अगर 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 प्रेगनेंसी है मोर देन 12 वीक्स, इफ मोर देन 12 वीक्स, मोर देन 12 वीक का मतलब 12 वीक्स से लेके और 24 वीक्स तक के बीच की अगर प्रेगनेंसी है, तो वहां पे 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब 2 डॉक्टर्स। मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब समझते हैं ना, यू आर गोइंग टू बी द डॉक्टर्स, तो आई एम टॉकिंग अबाउट 2 डॉक्टर्स। तो उनके म्यूचुअल कंसेंट से डिसीजन लिया जाएगा कि एमटीपी करनी है या नहीं करनी है। गॉट इट? बट इफ fetus is more than 24 weeks, that pregnancy is quite risky for mother, that MTP is risky। तो उसके बाद यूजुअली क्या है, देखो 24 वीक्स कितने हो गए, 24 वीक्स का मतलब समझ रहे हो, काउंट करके देखो। 4 वीक्स का एक मंथ होता है बेटा, तो आप सोच लो इतनी देर के बाद अगर हम अबॉर्शन के लिए जाएंगे तो इट विल बी रिस्की फॉर दी मदर, बहुत रिस्की हो जाएगा ये प्रोसीजर। तो अप टू 12 वीक्स तक है तो एक डॉक्टर की सलाह से हम एमटीपी करवा सकते हैं। अगर 12 वीक से ज्यादा का है लेकिन 24 वीक से कम है तो 2 डॉक्टर की सलाह लगेगी, उनके म्यूचुअल कंसेंट से डिसीजन लिया जाएगा कि एमटीपी करनी है या नहीं। और 24 वीक्स के बाद इट इज नॉट एडवाइजेबल कि एमटीपी करानी है, बिकॉज इट इज क्वाइट रिस्की फॉर दी मदर। तो ये तो हो गया बेटा इसके कुछ रूल रेगुलेशन की बात जो मैं कर रही हूँ। अमेंडमेंट्स की हमें और ज्यादा कुछ अभी बात करनी नहीं है। और यहाँ पे हाँ, अब ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अचीव कैसे की जाती है, मतलब टर्मिनेट कैसे किया जाता है, अबॉर्शन किया कैसे जाता है। तो उसके लिए जो प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर यूज्ड क्या है, प्रोसीजर फॉर एमटीपी, सबसे पहला प्रोसीजर और सबसे इजी प्रोसीजर तो क्या होता है, टेबलेट, है ना, जिनको हम बोलते हैं एबॉर्शन पिल्स।
क्या बोलेंगे इनको हम? एबॉर्शन पिल्स, है ना। एबॉर्शन पिल जैसे एक का नेम है RU486, RU, ये आपको क्या है ये, दिस इज RU486। दूसरी है हमारे पास, दूसरा मेथड है, अगर तो 12 वीक से कम की, अगर एक मंथ या स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी है, बहुत कम वीक की, 4-5 मतलब 6 वीक से कम की अगर प्रेगनेंसी है, तो सिर्फ ये टेबलेट खा लो, और इस टेबलेट के बाद क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियल लाइनिंग ही शेड ऑफ हो जाएगी। तो इम्प्लांटेशन कहाँ होगा? कहीं पे भी नहीं होगा। तो यहाँ से इनको हम बोलते हैं एबॉर्शन पिल। लेकिन ये कब काम करते हैं? अगर फीटस अभी 6 वीक से कम का है। अगर उससे ज़्यादा का है, फिर मेथड यूज़ किया जाता है क्या? या तो यूज़ किया जाता है सर्जिकल रिमूवल। सर्जिकल रिमूवल समझते हो? वेजाइना के अंदर से स्कैल्पल डाला जाएगा और उससे खुरच के, कुरेद के उस फीटस को जो है, कुरेद के उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। या एक तरीका क्या होता है, सेलाइन इंजेक्शंस, है ना, सेलाइन इंजेक्शन से लिख लीजिए, चलो। सेलाइन जो है उसको डाला जाता है। सेलाइन के डालने से क्या, सेलाइन में क्या होता है, हाई सोल्ट कॉन्सेंट्रेशन, तो वो फ्लूइड यूट्रस के अंदर भर दिया जाता है, सेलाइन फ्लूइड, है ना। सेलाइन इंजेक्शंस मत लिखो, इसको आप लिख लीजिए थ्रू सेलाइन फ्लूइड्स। तो वो फ्लूइड यूटेरस के अंदर भर दिए, वहां पे क्या डेवलप हो रहा है, फीटस या एम्ब्रियो। अब इतने सारे सॉल्ट की वजह से क्या हो जाएगा, वो जो डेवलपिंग फीटस है उसकी सारी बॉडी का जितना भी मॉइस्चर है, वाटर है, वो सारा का सारा निकल जाएगा। क्यों? क्या स्टार्ट हो जाएगा, उसकी बॉडी से एक्सोस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन सेलाइन में बहुत ज्यादा है। उस बेबी की बॉडी बिल्कुल ड्राई होके, सूख के बिल्कुल खत्म। तो क्या कर रहे हैं, कितनी बुरी मौत उस फीटस को मारा जा रहा है। समझ के देखो, ये दोनों मेथड अगर इमोशनली देखें तो बहुत पेनफुल मेथड है। इमोशनली अगर किसी के अंदर है इमोशंस, तो उसके अलावा एक मेथड होता है बेटा, वैक्यूम एस्पायरेशन। वैक्यूम एस्पायरेशन समझते हो ना, जैसे 3 इडियट्स में देखा था, मदर में से बेबी को कैसे निकाला जा रहा था, डिलीवरी करके। एक वैक्यूम पंप बॉडी के अंदर घुसाया जा रहा था, वो वैक्यूम पंप बच्चे के सर के ऊपर लग रहा है, वैक्यूम क्रिएट कर रहा है और उसको बाहर खींच लिया गया। तो इसी तरह का काम होता है वैक्यूम एस्पायरेटर से। छोटा सा वैक्यूम पंप होता है, वैक्यूम कैप होती है, तो वो वैक्यूम अंदर डाला जाता है और सक कर लिया जाता है डेवलपिंग फीटस को बाहर, वो एज इट इज निकलाता है। तो एबॉर्शन पिल्स, सर्जिकल रिमूवल, सेलाइन फ्लूइड्स मेथड, या फिर वैक्यूम एस्पिरेशन मेथड, इन मेथड्स की हेल्प से जो है मेडिकल टर्मिनेशन किया जा सकता है प्रेगनेंसी का। लेकिन कब? मैंने आपको बता दिया कि इट इज नाउ लीगलाइज्ड। ऐसे जाके आप किसी भी अनट्रेन्ड प्रोफेशनल से नहीं करवा सकते हैं। तो ट्रेन्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जब आप जाएंगे, तो यू शुड हैव अ सॉलिड बेस फॉर द एमटीपी, कि कोई एक वैलिड रीजन होना चाहिए। दीज आर दी वैलिड रीजन, वो चारों रीजंस मैंने लिख दिए हैं। और अगर 12 वीक से कम की है तो एक ही डॉक्टर की सलाह से चलेगा। अगर 12 वीक से ज्यादा है लेकिन 24 वीक से कम है, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स प्रेस्क्रिप्शन विल बी रिक्वायर्ड। और उसके बाद अगर मोर देन 24 वीक्स है तो इट इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। तो इसीलिए ये एमटीपी बेटा बहुत जरूरी है। किसके लिए? इंडिया जैसी कंट्री में बहुत जरूरी है। और इसमें एक फैक्ट और जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है वो मैं भी ऐड कर देती हूँ यहाँ पे, क्या कि एवरी ईयर कितनी एमटीपीज परफॉर्म की जाती हैं इन दी वर्ल्ड की बात करूंगी मैं, दैट इज 4.5 to 5 million एमटीपीज इन वर्ल्ड परफॉर्म्ड every year, which is 1/5 of the total conception। जितने लोगों ने, सपोज आप ये करो कि सपोज 100 फीमेल ने कंसीव किया है, तो उनमें से 4.5 to 5 की मेडिकल टर्मिनेशन हो जाती है, प्रेगनेंसी की मेडिकल टर्मिनेशन होती है। तो रेट देखा आपने क्या है? तो इट इज 1/5 है भाई, इट इज 1/5 ऑफ द टोटल कॉन्सेप्शंस इन दी वर्ल्ड। तो एवरी ईयर इतनी एमटीपीज परफॉर्म पूरे वर्ल्ड के अंदर कर दी जाती हैं। समझ रहे हो कितना बड़ा ये
एक डाटा है, आंकड़ा है। लेकिन चलो एमटीपी को हमें यहाँ क्यों पढ़नी ज़रूरी थी, क्योंकि बेटा हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। हम पॉपुलेशन को कम करने के मेथड्स, ये आईयूडीज़ की बात की है हमने, बर्थ कंट्रोल, इतने सारे मेथड्स की बात की है, तो उन्हीं के साथ एसोसिएटेड ये एक टॉपिक था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि एक तरह से कहते हैं ना अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने का एक तरीका ये भी तो है, जाके एबॉर्शन करवा लो। लेकिन उसके लिए भी आपके कान खोलने ज़रूरी थे कि ये जो एबॉर्शन का टेक्निक है ये भी इस वक्त लीगलाइज हो चुका है। तो एमनियोसेंटेसिस पे जैसे स्टैचुअरी बैन लग चुका है कि फीमेल फिटिसाइड के लिए आप उसको यूज नहीं कर सकते, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए दैट कैन नेवर बी यूज्ड। ऐसे ही एमटीपी अगर फीमेल फिटिसाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाई जा रही है तो फंस जाओगे आप केस में। तो दिस प्रैक्टिस हैज बीन लीगलाइज्ड नाउ डेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे।